आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा मतलब वॉल्यूम 4 स्टार्ट आज से हम लोग करने जा रहे हैं। और इसमें सेट है 20 सेट दिया गया है। और यह फील्ड असिस्टेंट और एसएसओ और बीएसओ का जो भी फार्म भरे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 20 सेट दिया गया है, तो आई ट्राई टू बेस्ट कि हम इसको 10 से 12 दिन में समाप्त कर दें। और अभी ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर राजनाथ सिंह, आवर डिफेंस मिनिस्टर से दैट कि भाई अभी चल ही रहा है, तो पाकिस्तान किस हद तक बर्बाद होता है या आगे समय बताएगा। और अगर सरकार युद्ध में जाती है तो हम लोग को समर्पण की भावना से सरकार को सहयोग करना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से। वॉल्यूम 4 का पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर ही देते हैं और इसको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। पहला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उलूस के खिताब से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। उस्ताद मंसूर। अबुल हसन को नवाजा गया था नादिर उल जमा से। नादिर उल जमा की उपाधि से इसको नवाजा गया था। एक एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है कि सवेरिया का जो बिरल सारस का चित्र है वो कौन बनाया था? तो उस्ताद मंसूर बनाए थे। ऐसे भी जहांगीर को कहा जाता है, मतलब चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है उसको युग को। और उसके दरबार में मतलब उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फरूक बेग, बिशन दास चित्रकार सब प्रमुख थे। तो आपको एग्जाम में पूछता है कि निम्न से किसके शासनकाल में चित्रकार थे, तो आपको याद रखना है उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फरूक बेग, बिशन दास। चलिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आर्टिकल 19 में क से लेकर के 6 तक 6 अधिकार आपको दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 19 के क में है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण दीजिए, किसी के प्रति कुछ भी बोलिए। आजकल प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ बोल रहे हैं। ख में है कि शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार भी आपको है, कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, हथियार नहीं हो सम्मेलन करिए। ग में है कि संगम संघ या सहकारी समिति बना सकते हैं आप। घ में है कि भारत के राज्य के क्षेत्र में आवास संरचना का अधिकार आपको दिया गया है। और ड में है कि किसी भी भाग में निवास आप कर सकते हैं, बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और छ में है कि आप कोई वृत्ति मतलब जीविकोपार्जन या व्यापार के लिए कहीं भी आप जाइए, कोई किसी राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं। तीसरा एक नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई जिला। जमुई जिला में नागी बांध स्थित है। और नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नागी नकटी जो जलाशय है किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे अभी हुआ था 27 से 28 फरवरी 2025 को हुआ बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव, जिसको क्या बोला गया? कलरव महोत्सव। कहाँ आयोजन किया गया? तो नागी बांध पर आयोजित किया गया। क्या हो गया यार? नागी बांध पे आयोजित किया गया है। नागी बांध कहाँ है? तो जमुई जिला में स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी प्रजनन स्थल है। गंडक नदी 2014 में बिहार सरकार और WTI दोनों मिलकर के बिहार सरकार सहयोग लेता है WTI से। और गंडक नदी में सरीसृपों के प्रजनन को पुनर्जीवित करने के लिए यह अभियान को शुरू करता है। और आपको याद रखना है कि घड़ियालों और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को भारत में पहली बार कब शुरुआत किया गया था? तो 1975 में शुरुआत किया गया था। कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा में किया गया था। 5 नंबर सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में सबसे अधिक है। मतलब 2011 में 15वां जनगणना होता है और आजादी के बाद यह 7वां जनगणना है। और इसका शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका था। और इसका दर्श वाक्य क्या था? तो हमारे जनगणना हमारा भविष्य था। और 2011 में जनगणना में महिला साक्षरता कितना था? तो 65.46%। और पुरुष साक्षरता कितना था? तो 82.14% था। 82.14%। और विश्व की जनसंख्या का भारत कितना है? तो 17.5% है। और एकमात्र राज्य नागालैंड रहा जिसका ऋणात्मक वृद्धि रहा 0.6%। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जातीय जनगणना की मंजूरी किसके अध्यक्षता में किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में किया गया है। 30 अप्रैल 2025 को एक बैठक होता है CCPA, जिसे सुपर कैबिनेट बोला जाता है। तो बैठक होता है नई दिल्ली में
और उसमें यह फैसला लिया जाता है किसके अध्यक्षता में, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, कि भाई कुछ राज्य है जो जातीय सर्वेक्षण करा रहा है तो अब हम लोग को भी कराना चाहिए, केंद्र आखिर क्यों पीछे रहे। जनगणना इसके पहले कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। उसके बाद जातीय आधारित जनगणना नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब हुआ एक दो बार लेकिन प्रकाशित उसको नहीं किया गया। और 1931 में जाति की संख्या कितना था, तो 4147 जात पूरे भारत में था। लेकिन मंडल आयोग में 3743 जातियों का उल्लेख है, 3743 जाति का उल्लेख है मंडल आयोग में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया प्रयत्न बिल्कुल सही है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ, तो 1966-67 में होता है हरित क्रांति का शुरुआत, 1966-67। और भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली कौन है, तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। 8वां नंबर सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 को बन गया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब रीजन है 1992 से लेकर के 97, यह आपको याद रखना है, जिसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, मानव संसाधन का विकास। और जो 100 अभी WTO में कितना सदस्य है, तो 166 सदस्य है। 166वां सदस्य कौन है, तिमोर लिस्ते। 165वां बना था कोमोरोस। 9 नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सिंह गोल्ड कप संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो यह हो जाएगा हॉकी। रंजीत सिंह गोल्ड कप का शुरुआत कब किया गया था, 1978 में किया गया इसका शुरुआत। और इसके पहले विजेता कौन थे, तो प्रगट सिंह पहला व्यक्ति हैं जो विजेता हैं। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, MCC ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, आगा खां कप, बेटन कप सभी किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ जैन धर्म स्वीकार करते हैं और सरवन बिलगोला चले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा, तो एक आवर्धन उत्पन्न सिर्फ उत्तल लेंस में होता है, अवतल लेंस में नहीं होता है। और ऐसा कब होता है, मतलब जो वस्तु है और उसका जो छवि बन रहा है, छाया बन रहा है, तो दोनों का ऊंचाई जब समान होता है ना, तो अब क्या होता है, छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। और यह स्थिति में क्या बनता है, कैसा परिस्थिति में, तो जब वस्तु का स्थिति होता है मतलब 2f, जब वस्तु के फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर उसको रखा जाता है, तो इसका हो जाएगा 2। इसको याद रखिएगा, जब भी होता है तो उत्तल लेंस में होता है। 22 से एक छड़ के चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, तो इसमें 2-3 तरह से इसको देखते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है, उसका जो तीव्रता है देखते हैं, उसके बाद उसका नेचर देखते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य मीन्स उसका धारा कितना है, गति कितना है, कितना तीव्रता से वो चल रहा है। तो सामर्थ्य का मतलब यहाँ पे ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का मतलब हो गया कि जो है रेखाएं, चुंबक उत्तरी ध्रुव से मतलब नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल तक उसको जाना है। लेकिन बाहरी क्षेत्र में है चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से निकल के उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है, और उसमें एक बंद क्या होता है, लूप बनता है। और जहां रेखाएं आपस में सघन हो जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर मतलब मजबूत होता है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र मतलब मजबूत होगा। और जहां रेखाएं विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कमजोर हो जाता है। और रेखाएं का नेचर कैसा होता है, तो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपकरण द्वारा खपत की गई शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें एक प्रवाहित धारा दोगुना कर दिया जाए जबकि प्रतिरोध स्थिर रहे। तो इसका सूत्र होता है P = I² ये होता है। P मतलब शक्ति, I = धारा, R = प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2I² × R, तो क्या हो जाएगा 4I² R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति 4 गुना हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके कर सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में उसे 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम्ब है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए।
तो इसका तो 1200 बटा 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 1200 कूलम है टोटल। 2 मिनट, 2 मिनट का मान क्या है, 2 मिनट इक्वल टू मतलब 60। तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। और 1200 बटा 120 सेकंड कितना हो गया, तो आपको आंसर आ गया 10 एम्पियर। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है भैया? तो नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी हैं। और ये कब निर्वाचित हुए थे? तो 1977 में निर्वाचित हुए। और याद रखिएगा कि नीलम संजीवा रेड्डी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये सब भी थोड़ा याद रखिए। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का कार्य किया जाता है। भारत में बजट सर्वप्रथम कब मतलब पेश किया गया था? तो 18 फरवरी 1860 को। मतलब भारत के बजटीय प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। समझ गए कि नहीं? चलिए 33 नंबर है, डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई के बीच होता है। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई 3 रहता है। इसके साथ शामिल कौन होता है? भारत, फ्रांस और यूएई। तो यहाँ पे फ्रांस नहीं, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूएई हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया, नोमैडिक भारत और मंगोलिया, होपेक साइक्लोन भारत और मिस्र, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, सूरज किरण भारत और नेपाल, लेमितीय भारत और सेशेल्स। 34 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। कथक शास्त्रीय नृत्य से और कलाकार कौन कौन है? तो लच्छू महाराज हैं, सुखदेव महाराज हैं, सितारा देवी हैं, गोपी कृष्ण हैं, शोभना नारायण हैं, मालविका सरकार हैं, चंद्रलेखा हैं, बिंदा दीन महाराज हैं, अच्छन महाराज हैं, नारायण प्रसाद हैं। ये सब को भी आपको याद रखना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल रचना किए हैं कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो नदी तट पर आगरा तो है, यमुना के, पटना गंगा और बनारस भी गंगा। तो भोपाल नहीं है, भोपाल नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भोपाल नहीं है। भोपाल में मतलब कौन ताल है? भोज ताल है। चलिए आगे देखिए 37 नंबर है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी, तबकात से नासरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, मिन्हास उस सिराज, मिन्हास उस सिराज याद रखिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट किया है। तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हास उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। बख्तियार खिलजी मतलब 1199 से 1203 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और बंगाल पर क्या कर लिया था? तो अधिकार कर लिया। चलिए 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्यूजियामा। फ्यूजियामा आता है प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भाई महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, प्रशांत महासागर की परिमेखला की अग्निबलय क्या कहलाता है? फायर रिंग ऑफ पैसिफिक उसको भी कहते हैं। विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू हवाई द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में जो स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सलाडो है जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब ज्यादा नहीं। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी कौन है? जगरेब है। क्रोएशिया की राजधानी कौन है? जगरेब। मैक्सिको के मैक्सिको सिटी हो जाएगा। और आयरलैंड के कौन है? डबलिन है। आइसलैंड के कौन है? रिकजेविक है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। इंडोनेशिया के जकार्ता है। कजाकिस्तान के अस्ताना है। लिथुआनिया के विनियस है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग है।
40 नंबर सवाल है, पुस्तक लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समझे कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू लिखे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.50 डायोप्टर है, अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस की संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अभिसारी लेंस मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, और अपसारी मतलब अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है वो होता है निगेटिव, और अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है पॉजिटिव। तो P का मान क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 दोनों को जोड़ देंगे तो यह पॉजिटिव है 4.50, और प्लस माइनस कितना है 3, तो क्या हो जाएगा प्लस 1.5 डायोप्टर। इसका आंसर राइट आंसर इज बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है, त्वरणशील नहीं होता है, यहाँ दे रहा है, की पे फोकस कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, एस इक्वल टू यू इंटू टी। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। त्वरण क्या होता है? त्वरण मतलब कोई वस्तु है जो चल रहा है, तो मतलब समय के साथ बदल रहा है, मतलब तेज हो रहा है या धीमा हो रहा है या दिशा बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि वह त्वरणशील है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल है तो उसको क्या कहते हैं? त्वरण गुरुत्वीय बल कहलाता है। और इसका मान क्या होता है? तो जी का मान कितना होता है? क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाए तो जी का मान क्या होता है? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई वस्तु नीचे की ओर फेंका जाए मतलब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तो उसका हो जाता है कि प्लस मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणोद कहा जाता है। प्रणोद मतलब सदिश राशि है, और सदिश राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों पता होता है उसको क्या कहते हैं? प्रणोद का मतलब सदिश राशि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणोद। लेकिन अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा आपसे एग्जाम्पल पूछता है, तो एग्जाम्पल एक दो हम लोग देख लेते हैं। मतलब प्रणोद के उदाहरण है कि जब आप किसी दीवार पर धक्का देते हैं तो आपके द्वारा दीवार पर लगाया गया लंबवत बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। और दूसरा है, जब पानी किसी बांध के दीवार पर लंबवत बल लगाता है तो वह बल क्या है? प्रणोद होता है। और जब एक रॉकेट इंजन गैस के नीचे की ओर धकेलता है तो गैसों द्वारा रॉकेट पर ऊपर की ओर लगाया गया लंबवत बल प्रणोद कहलाता है। तो 2-3 एग्जाम्पल है जो आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर। 54 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है तो प्रत्येक सोडियम परमाणु क्या करता है? तो प्रत्येक सोडियम परमाणु क्या कर देता है? एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। मतलब सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो क्या हो जाएगा? Na प्लस हो जाता है। मतलब ये सोडियम क्लोराइड यौगिक बनाता है। यह कैसा है? प्रबल आयनिक यौगिक है, प्रबल आयनिक यौगिक है। और NaCl को क्या कहा जाता है? टेबल सॉल्ट कहा जाता है। चलिए 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है सजातीय श्रेणी का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सजातीय श्रेणी का सबसे मतलब क्या किसको कहते हैं? कार्बनिक यौगिक का वैसा समूह होता है जिसका समान रासायनिक सूत्र होता है, जिनके रासायनिक गुण लगभग क्या होता है? समान होता है, जिनके दो क्रमागत सदस्यों के बीच में मतलब CH2 मतलब मीथेन समूह का अंतर होता है। ये आपको समझना है। CH2 मीथेन मतलब एग्जाम्पल में इसका विशेषता क्या क्या है? मतलब समान रासायनिक सूत्र होता है, क्रमागत दो यौगिक के अणु को द्रव्यमान में कितना मतलब 14 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट का क्या होता है? अंतर होता है। और रासायनिक गुण लगभग समान होता है, परंतु भौतिक गुण जैसे क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, क्रमिक रूप से क्या करता है? बढ़ते रहता है। जिसका जैसे अल्केन समूह के सजातीय समूह का उदाहरण ले लीजिए। मीथेन कितना होता है? CH4 होता है। इसके बाद इथेन कितना होता है? तो C2H6 होता है। इसके बाद प्रोपेन कितना होता है? तो C3H8 होता है। इसके बाद ब्यूटेन क्या होता है? तो C4H10 होता है। बढ़ते जाता है दो का। चलिए अब आगे देख रहे हैं हम लोग जीएस का प्रश्न सारा सॉल्व कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, याद रखिएगा विश्व डाक दिवस।
और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन भूमि कौन है? तो यह है भूटान। भूटान है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और इसका आधिकारिक भाषा क्या है? जोगरवा है। आधिकारिक भाषा एग्जाम में पूछता है क्या है भूटान का? तो जोगरवा है। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और इसमें सबसे एकमात्र चीज जो आपको एक दो चीज और आपको ध्यान रखना है, जिसे भूटान एक विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है। मतलब हम खुश हैं कि नहीं, तो खुश हैं तो अमीर हैं, अगर हम दुखी हैं तो गरीब हैं, इस पैमाना पे करता है। और भूटान में जो है चुखा, ताला और मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। मतलब किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। तो एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो भूटान में है। पूरिचू है, चुखा है, ताला है। चुखा और मांगदेछू तो बहुत बार पूछा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ड्रेन थ्योरी की प्रतिपादक कौन थे? तो इसका ग्रांड ओल्ड मैन मतलब दादा भाई नेहरू जी, वह एक किताब लिखे थे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इसका जिक्र किए थे कि भाई जो भी है धन बहिर्गमन हो रहा है भारत में, तो इसका मतलब अनिष्टों का अनिष्ट हो रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, इसीलिए दिक्कत है। और दादा भाई नेहरू जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे थे, 1886, 93 और 1906। 3 वो चीज भी आपको हिस्ट्री में याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो 1966 में, 1966-67 देता है आसपास शुरू हुआ था। और भारत में हरित क्रांति मतलब किस क्षेत्र में ज्यादा हुआ? तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में हुआ था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार कौन किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग तो विलियम गॉड, याद रखिएगा विलियम गॉड। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में माना जाता है कि इनको नॉर्मन बोरलॉग को, भारत में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो ये चीज आपको याद रखना है। 65 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलान शाह की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो यह मलेशिया करता है। सबसे पहला बार शुरुआत इसका कब किया गया था? तो 1983 से इसका शुरुआत किया गया है। और सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है। और पहला विजेता कौन बना था इस कप का? तो ऑस्ट्रेलिया बना था। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल झील अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। शायद लग रहा है इस पे थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, देखिएगा अपने तरफ से भी। भोपाल झील है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। भोपाल झील सबसे बड़ा है। इसको 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल में इसको बनाया गया था। ऐसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है? तो सांभर झील है। और भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन है? तो बुल्लर झील है। यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो यह जीता था 25 जून 1983 को। 25 जून 1983 लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था। लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्ट इंडीज को 43 रन से इंडिया हरा दिया था, 43 रन से। और इसके कप्तान कौन थे? कपिल देव। कपिल देव की कप्तानी में जीता था यह मैच। 68 है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी का पहचान करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कंपनी का शुरुआत किया गया था कब? 1907 में, वर्तमान के रांची झारखंड। एन टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया। चलिए 69 है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में बांकीपुर में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन। बांकीपुर पटना, बांकीपुर ही ऑप्शन में रहता है। और यह कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर एन मधुलकर, मतलब राव बहादुर रघुनाथ राव नरसिंह मधुलकर उनके नाम है पूरा। और इसके सचिव कौन थे? महासचिव सचाना सिन्हा थे। और जो गया में हुआ था इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जो 1922 में हुआ। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, फखरुद्दीन अली अहमद सबसे पहले 1974 से 77, 1974 से 77 तक बने हैं।
1974 से 77 फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद फिर ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87, 1982 से 87। इसके बाद बने आर वेंकट रमन 87 से 92, 1987 से 92। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, 1992 से 97 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन है पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? तो यह परवल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। परवल क्षारीय विलयन उसको कहते हैं मतलब जो पानी में पूरी तरह से आयनित होता है और बड़ी मात्रा में मतलब हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, जिसमें विलयन का जो मान है पीएच मान है बहुत अधिक हो जाता है। पीएच मान बहुत अधिक मीन्स कि 11 से 14 जिसका पीएच मान होता है वो परवल क्षारीय विलयन का उदाहरण होता है। और मतलब कैसा होता है, नीला रंग होता है या फिर गहरा नीला या गहरा बैगनी होता है। और अगर मतलब जो रंग होता है ना वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिससे पीएच पैमाना में रंग जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और मतलब अत्यधिक जो अम्लीय होगा मतलब जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3 तक होता है उसका रंग कैसा होता है, तो गहरा लाल होता है, गहरा लाल। और जिसका पीएच मान मतलब 4 से 6 के बीच में जिसका पीएच मान होता है, 4 से 6 के बीच में जिसका पीएच मान होता है वो नारंगी और पीला होता है। वह नारंगी और कैसा होता है, पीला होता है रंग में। और जो मतलब उदासीन होता है वह पीएच मान जिसका मतलब उदासीन मीन्स कि जिसका पीएच मान 7 है तो वह हरा होता है। और जिसका पीएच मान 8 से 10 के बीच में है, 8 से 10 के बीच में है, वो हल्का नीला या हल्का नीला होगा या हल्का हरा नीला होगा, हल्का नीला या हरा नीला या हरा नीला। और जिसका पीएच मान मतलब 11 से 14 के बीच में जिसका पीएच मान होता है वह मतलब गहरा नीला या गहरा बैगनी होगा, गहरा नीला या गहरा बैगनी। एक चीज ध्यान रखिएगा। 82 नंबर है विरंजक चूर्ण के विरेचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। विरंजक चूर्ण जो होता है ना एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यह रंगीन पदार्थों को ऑक्सीकृत करता है और उनको क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, जिसके कारण यह विरंजन क्रिया को दर्शाता है। विरंजन चूर्ण मतलब जलीय विलयन में कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मतलब आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द्रव का 2 गुण होता है मतलब पृष्ठ तनाव और श्यानता इसमें पाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता के श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है? मतलब जो कम सक्रियता वाले होते हैं वो मूल प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। तो जो कम सक्रियता इसमें कौन कौन है, तो गोल्ड और प्लेटिनम। इसमें कौन कौन आ जाता है, तो तांबा, पारा, चांदी, तांबा, पारा, चांदी, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब कम सक्रियता की श्रेणी में आता है। अधिक सक्रियता की श्रेणी में आता है मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और मध्यम सक्रियता में आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब मध्यम सक्रियता में आता है। 85 नंबर क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु में कम से कम द्विबंध या त्रिबंध होता है। उनको क्या कहते हैं, द्विबंध या त्रिबंध जिसमें होगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, जैसे एल्कीन और एल्काइन। जैसे एल्कीन होता है मतलब एल्कीन तो सी द्विबंध बनाता है और एल्काइन होता है तो त्रिबंध बनाता है, त्रिबंध एल्काइन बनाता है, तो इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब 86 तो मैथ है, आगे देख रहे हैं दंडाकारण पठार किस राज्य में स्थित है? तो दंडाकारण पठार है जो है कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है दंडाकारण पठार। दंडाकारण पठार जो है मतलब बहुत जिला में पाया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित है, मतलब कांकेर, कोटगांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, मतलब 5-6 जिला में इसका विस्तार है। और इसका विस्तार कितना है, 39,060 वर्ग किलोमीटर।
39,060 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और मतलब छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 28.91% सिर्फ यह कवर करता है। अब सोचिए कितना बड़ा यह पठार है। चलिए, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन कौन नहीं है? तो यातायात मतलब नहीं है, तो यह पशुपालन हो जाएगा। तो ये तो प्रथम क्षेत्र में आता है पशुपालन। अब प्रथम क्षेत्र में कौन कौन आता है? मतलब कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग विनिर्माण सब। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो यातायात तो सेवा में हो गया, व्यापार भी सेवा, संदेश वाले सब सेवा में आता है। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले भंडारों में समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी भी है, महानदी घाटी भी है, सोन नदी घाटी भी, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, मतलब गोदावरी नदी घाटी भी कोयला के लिए प्रमुख है, गोदावरी नदी घाटी। चलिए, 94 है। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर समुद्र की ओर फैले हुए हैं? तो 12 समुद्री मील, 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। भारत 1995 मतलब संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि करता है, जिसके तहत मतलब 3 तरह से है, मतलब आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर और अनंत क्षेत्र। अनंत क्षेत्र मतलब EEZ, वो 200 किलोमीटर तक होता है। और प्रादेशिक सागर 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर तक। और आंतरिक जल जो होता है वो बेसलाइन के भूमि के किनारे पर होता है, जिसे इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल होते हैं। 95 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा? बांदीपुर कहाँ है? तो यह तो बांदीपुर कर्नाटक में है, तमिलनाडु गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। 96 है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस किताब को यह लिखे थे 1949 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और पुस्तक का नाम है आत्मकथा, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। चलिए, 97 भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, मतलब एक देश को क्या बनाता है? तो यह बनाता है अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है? तो यह बनाता है एक संघ, एक गणराज्य, एक स्वतंत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया है, एक संघ नहीं, राज्यों का संघ कहा गया है। मतलब है कि केंद्र राज्यों का निर्माण किया है, इसलिए केंद्र जो है, केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकता है, अलग होने का उसको अधिकार है ही नहीं। मतलब आर्टिकल 1 में कहा गया है। और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है? संघ और उनके प्रदेश, मतलब राज्य और शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। 98 है। गरजने वाले चालीसा, गरजने वाले चालीसा, क्रुद्ध 50, चिखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो यह चलता है दक्षिणी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध में चलता है? दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। गरजने वाले चालीसा, क्रुद्ध 50 और चिखने वाली 60 तीनों याद रखिए। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग को, मतलब दक्षिण गोलार्ध में जो है ना, स्थल भाग में कमी का होना ऐसे पवनों का तेज गति का कारण बन जाता है। मतलब 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। और मतलब 30 से 35 डिग्री मतलब 40 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन को गरजता चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री पर दक्षिणी पर जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं? गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर जो चल रहा है दक्षिणी अक्षांश पर उसको क्या कहते हैं? 50। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो चल रहा है उसको चिखता 60 कहते हैं। 60 डिग्री पर जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं? चिखने वाली 60। 99 स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो यह स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1854 में प्रारंभ हुआ। 1869 में ये बन करके तैयार हो गया था। 1869 में बन करके तैयार हो गया। स्वेज नहर दक्षिणी में, स्वेज नहर के दक्षिण प्रवेश द्वार क्या है? पोर्ट स्वेज है। पोर्ट स्वेज जो है लाल सागर तट पर स्थित है। चलिए, 100 नंबर है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा बड़ा शिखर तो यह है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो K2 है, जिसका ऊंचाई कितना है? 8611। और सबसे बड़ा तो माउंट एवरेस्ट 88.48।
माउंट एवरेस्ट कितना है? 88.48.86 मीटर। अब आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन है, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? मतलब कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज उत्पन्न करेगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है? वर्तिकाग्र का क्या भूमिका होता है? तो वह परागकण को अवतरण स्थल है। मतलब यहाँ पे वर्तिकाग्र के बारे में जानना है। तो वर्तिकाग्र एक फूल के स्त्री केसर का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। यह आमतौर पर चिपचिपा या रोएदार होता है ताकि परागकण आसानी से इस पर क्या करे, चिपक सके। वर्तिकाग्र जो है परागकणों को पहचानने और उन्हें अंकुरित करने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करने में सहायता करता है। परागकण वह प्रक्रिया है मतलब जिसमें परागकण परागकोश मतलब पुंकेसर का हिस्सा और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया हवा, पानी, कीड़े, पक्षियों या अन्य माध्यमों से हो सकते हैं। मतलब वर्तिकाग्र के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अलैंगिक जनक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आपके सी नंबर। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। मतलब जो अलैंगिक जनन है अक्सर सरल जीव में होता है और इसके लिए जटिल प्रजनन की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब अलैंगिक जनन में कोई निषेचन नहीं होता, कोई आनुवंशिक पुनर्संयोजन नहीं होता है एवं समसूत्री विभाजन नहीं होता है। 114 है, मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी मतलब आवेग सूचनाएं को प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है। यह सोचने, सीखने और याद रखने कई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार है। मतलब सोचना, सीखना और याद रखना। पश्च मस्तिष्क में जैसे पिछला जो हिस्सा है उसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा आता है। पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है? मतलब श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। 115 है, यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है? यह कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केंद्रक, सी नंबर। मतलब केंद्रक क्या करता है? केंद्रक कोशिका का सभी जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है, जैसे कोशिका वृद्धि, चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण, प्रजनन सबको नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक करता है। केंद्रक मतलब दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक बड़ा कोशिकांग है जिसे परमाणु झिल्ली मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है। यह झिल्ली कोशिका द्रव से केंद्रक को क्या करता है? अलग कर देता है। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को नियंत्रण केंद्र है। इसमें कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ मतलब डीएनए क्रोमोसोम के रूप में संगठित होता है। आगे देख रहे हैं जीएस का सवाल। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 1997 को प्रस्तुत किए थे। 24 नवंबर 1957, सॉरी फॉर दैट, 24 नवंबर 1957। और इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू नौगढ़ जिले से पंचायती राज प्रारंभ करते हैं। 122 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसको जवाहरलाल नेहरू क्या कहे थे? मौन क्रांति कहे थे। 123 है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा बहत नाम है। रिंगित किसका मुद्रा का नाम है? तो मलेशिया का मुद्रा को क्या कहते हैं? रिंगित कहते हैं, मलेशिया। और डोंग किसका मुद्रा है? तो डोंग है वियतनाम। वियतनाम डोंग का मुद्रा का नाम है। डोंग वियतनाम का मुद्रा है। 124 है, बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नर, सैन्य और असैन्य अधिकारियों को गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो बरीद ए मुमलिक मतलब गुप्तचर विभाग, बरीद। 125 है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो ये महाराजा मेहताब चंद। अभी इनके बारे में क्या पढ़े हैं? गलत काम किए थे तो। 126 से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में राज्य विधानसभाओं के लिए महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 106वां संविधान संशोधन।
मतलब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 33% सीट का आरक्षण, और महिला रहेगी 100 में 33। और 128वां संशोधन विधेयक हो जाएगा यह। इसको पास किया गया 20 सितंबर को लोकसभा से, 20 सितंबर को लोकसभा से, और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास कर दिया गया था 2023। इसके तहत नारी शक्ति बंधन अधिनियम। चलिए 127 है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका हो जाएगा आपको दब्बा एस ग्राम पंचायत। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में, दब्बा एस ग्राम पंचायत। मतलब ये गोंदिया जिला में है, गोंदिया जिला, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोंदिया। 128 अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर मांगीलाल जाट। ICAR का स्थापना किया गया था 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना किया गया है। ICAR का स्थापना 129 हाल ही में किस राज्य में पहला मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार में, बिहार के मोतिहारी में। 130 से IBSF विश्व बिलियर्डर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भाई सौरभ कोठारी। आगे देख ले रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो यह मदद करता है रक्त बिंबाणु मदद करता है। 142 है, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज के भावी मूल क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मूलांकुर। 143 है, वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो यह आवश्यकता होता है शरीर के समान तापमान से कम तापमान। 1 नंबर हो जाएगा। 144 है, पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइम से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। अग्नाशय रस सही है, जठर ग्रंथि पेप्सिन सही है, यकृत पित्त सही है, लार ग्रंथि ट्रिप्सिन। लार ग्रंथि मतलब ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से और लार निकलता है मुख गुहा से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 145 से शरीर के उस भाग को पहचान के जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती। अनैच्छिक पेशियां किसमें नहीं होता है? तो द्विशीर पेशी में नहीं होता है। आपका GS का सारा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है और थोड़ा सा अंतिम में मन उठ गया था, इसके वजह से खींच दिए 4-5 क्वेश्चन। तो अगर आप नया हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक। विस्तृत रूप से हम डिस्कशन को लाते रहेंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।